हेलो एवरीवन, आज डेट है 26 सितंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रंट पेज से, आईएमडी इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अलर्टनेस जारी की है क्योंकि साइक्लोन गुलाब जो है वो हमारे दो स्टेट ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया को इफेक्ट करेगा। इसकी वजह से वहां पर फ्लड्स एंड लैंडस्लिप जैसी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है, क्योंकि साइक्लोन की वजह से जो हैवी रेन है वो एसोसिएशन में आ सकती है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमारे यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर का मिनिमाइज डैमेज हो, इसके अलावा लाइव्स का जो लॉस है वो भी जीरो हो। इसी के लिए एफर्ट्स किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में अगर हम बेसिक फैक्ट्स देखें हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 1875 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर ये वर्क करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पंजाब स्टेट से है। पंजाब में नए सीएम अपॉइंट किए गए। पंजाब चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने बोला है कि कैबिनेट को एक्सपेंड किया जाएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर्स हैं, पहले ये होता था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से पहले ये होता था कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टी जितने चाहे मेंबर्स को मिनिस्टर अपॉइंट बना सकती थी। लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद में ये डिसाइड कर दिया गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने मेंबर्स हैं उसके 15% से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स नहीं हो सकते। मान लो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में 100 मेंबर्स हैं, तो उसके 15% आप निकाल लीजिए, इससे ज़्यादा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर नहीं हो सकते। ओके, अभी एक स्टेट पीसीएस का एग्जाम हुआ था, हरियाणा पीसीएस, उसमें ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 कुछ अमेंडमेंट एक्ट दे रखे थे और उनका कंपैरिजन, मतलब उसको एक तरीके से आप मेल कीजिए कि सामने जो उन्होंने दे रखा था कि किससे रिलेटेड है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, किससे रिलेटेड है, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो जो भी मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं वो हमें ध्यान होने चाहिए कि उनके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस आए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हमारे जो पीएम हैं वो यूएस के विजिट पर गए हैं। वहाँ पर उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस किया और एड्रेस करने के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया। उन्होंने शुरुआत में बोली कि जो इंडिया जो है वो मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी है। भले ही हम हमारी इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स में एंट्री की है हमने इंडिया ने, लेकिन हमारे यहाँ पर जो डेमोक्रेसी प्रोसीजर है, डेमोक्रेसी जो आइडिया है वो काफ़ी लंबे समय से फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपने एड्रेस में क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी एलिवेशन, डेवलपमेंट्स इन अफगानिस्तान, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया। उन्होंने टेररिज्म को एक तरीके से हिंट करने की कोशिश की और बोला कि अफगानिस्तान की जो सोइल है वहाँ पर दोबारा से टेररिज्म फ्लोरिश ना हो, इसके लिए सभी कंट्रीज मिलकर के वर्क करेंगी। इसमें हालांकि उन्होंने पाकिस्तान और चाइना की तरफ हिंट देने की कोशिश की, लेकिन नाम उनका डायरेक्टली नहीं लिया। अगर कंपेरिजन करें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, तो उन्होंने कश्मीर इशू को एड्रेस करने के लिए इंडिया का कोई डोजन टाइम्स नाम लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को लेकर के। अभी जुलाई में हमारे यहाँ पर नई कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री डिक्लेयर की गई और उसके जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं वो अमित शाह को ही बनाया गया। यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने सैटरडे वाले दिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को लेकर के। उन्होंने बोला कि हालांकि जो कोऑपरेटिव्स है वो एक तरीके से स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट जो है वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाए, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेशन के तहत वर्क करें। अभी जो कोऑपरेटिव वर्ड्स है ना, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर जो कोऑपरेटिव्स हैं वो कैश रिच है, मतलब काफ़ी पैसा है जो अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा जिसको कंट्रोल किया जाता है। ओके, द कोऑपरेटिव डिसाइड पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स इन स्टेट्स सच एज महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ये जो इस मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, इसको 5 जुलाई को अनाउंस किया गया था एंड मिस्टर शाह वाज अलोकेटेड द पोर्टफोलियो ड्यूरिंग द कैबिनेट एक्सपेंशन। अब कोऑपरेटिव जो वर्ड है इसके बारे में हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। ILO
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम कोऑपरेटिव्स के बारे में देखें कि कोऑपरेटिव होते क्या हैं, तो आईएलओ ने अपनी डेफिनेशन में बोला है कि ऐसे लोग जिनका जो मोटिव है वो सेम होता है। वो मोटिव किसी भी आधार पे हो सकता है, सोशल मोटिव हो सकता है, इकोनॉमिक मोटिव हो सकता है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए ये सारे लोग मिलकर के एक फोरम पे काम करते हैं और वो ही कोऑपरेटिव होता है। हमारे इंडिया में अगर कोऑपरेटिव वर्ड के हम इंसर्ट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बार प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वर्ड दे देंगे और पूछ लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल में, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में इसके बारे में बताया गया है, नहीं है, डीपीएसपी में बताया गया है, नहीं बताया गया है, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कोऑपरेटिव वर्ड के बारे में अगर हम देखें तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 9B है उसके तहत इसको इंसर्ट किया गया था। पार्ट 9A क्या है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव वर्ड है वो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें भी आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 क्लोज 1 सब क्लोज C, इसमें भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के उसमें भी कोऑपरेटिव वर्ड आता है। इसके अलावा अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो आर्टिकल 43B में बताया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसको ऐड किया गया है पार्ट 4 के तहत, और इसमें बोला गया है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए वर्क किया जाएगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स में भी इसको बताया गया है और डीपीएसपी में भी कोऑपरेटिव के बारे में बताया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये जो पिक्चर है वो चिनूक हेलीकॉप्टर की है। ये जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो हमने जो अमेरिका कंट्री है, यूएस जो कंट्री है, उससे एक्वायर की है। हमारे इंडिया में IAF एक तरीके से एयरफोर्स फ्लाइंग होने वाला है, इंडियन एयरफोर्स फ्लाइंग आज संडे वाले दिन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है वो IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए वर्क करें। ये जो नीचे लेक है वो डल लेक का पिक्चर है, डल लेक के ऊपर ये यहाँ पर, तो डल लेक कहाँ है आपको पता होना चाहिए कि श्रीनगर में है डल लेक। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखो, 2017 की बात है। 2017 में हमारे यहाँ पर एक मिशन को लॉन्च किया गया था, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। इसके तहत क्या किया जाएगा कि हमारे यहाँ पर जितने भी आर्टिसंस हैं उन सब के बारे में बेसिक जानकारी की जाएगी। जो भी आर्टिसंस हैं उनका एक तरीके से जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, उनको गवर्नमेंट की तरफ कुछ इंसेंटिव देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस मिशन को 2017 में लॉन्च किया गया, लेकिन अक्टूबर से इसके ऊपर वर्क किया जाएगा। नेशनल मिशन ऑन कल्चर मैपिंग जो लॉन्च किया गया नया मिशन, इसको हैंडेड ओवर कर दिया गया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स विच इज गियरिंग अप फॉर डे ट्रायल रन इन 75 विलेजेस इन अक्टूबर अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स। शुरुआत में 75 जो गांव हैं उनमें एक तरीके से ट्रायल के रूप में इसमें वर्क किया जाएगा, और अगर बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं तो इसको सभी जगह इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कल्चर मिनिस्ट्री ने इस मिशन को 2017 में अप्रूव किया था, और इसके लिए 2017-18 से 2019-20 के बीच में 469 करोड़ बजट में भी रुपए सैंक्शन किए हैं। अब इसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है वो होना चाहिए, मतलब एक प्रोसीजर होना चाहिए, तभी जाकर के ये जो मनी है वो इस प्रोजेक्ट के लिए, इस मिशन के लिए यूज की जा सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ 7th पेज से है। हमारे जो CGI हैं उन्होंने पहले भी ये बोला था कि हमारे यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, चाहे आप लॉ बनाने का प्रोसीजर देख लीजिए या फिर आप लॉ मेकिंग प्रोसीजर देखने के अलावा आप हमारे जुडिशरी का जो प्रोसीजर है वो देख लीजिए, दोनों ही बहुत ही टफ है। टफ होने की वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल पर्सन है, जो सिंपल पर्सन है, वो एक तरीके से यहाँ पर अपनी पहुँच ही नहीं बना सकते। उनको लगता है कि ये तो बहुत टफ है, हमसे नहीं हो पाएगा, जुडिशरी में हमें न्याय नहीं मिल पाएगा, वहाँ तो प्रोसीजर ही बहुत टफ है, वहाँ तो जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो ही बहुत टफ है। तो इसके लिए CGI ने बोला है कि हमारा जो भी जस्टिस सिस्टम है उसको नेचुरली हमें अक्वायर करना पड़ेगा, सिंपल तरीके से। जितना ज़्यादा हम लॉज को, जितना ज़्यादा हम हर प्रोसीजर को सिंपल करेंगे, उतना ज़्यादा जो लोग हैं उनका जुडिशरी पे और अदर जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर विश्वास, बिलीव क्रिएट होगा, और इसी की वजह से जो लोग हैं उनका जुडिशियल सिस्टम की तरफ जो अटैचमेंट है वो इंक्रीज होगा। मतलब अगर उनको कुछ परेशानी है, कुछ ट्रबल है, तो उसका सॉल्यूशन वो अपने लेवल पर ना निकाल करके जुडिशियल सिस्टम का साथ लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़
क्वाड ग्रुप की मीटिंग को लेकर के है। हमने पहले भी डिस्कस किया, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूएस की विजिट पर हैं और उन्होंने यूएस के साथ में अपने बायलैटरल रिलेशंस को लेकर के डिस्कशन किया। यहाँ पर ये आर्टिकल है बायलैटरल रिलेशन के बारे में। इसके अलावा क्वाड ग्रुप को लेकर के डिस्कशन किया। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो क्वाड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, ये चारों देखिए मेंबर्स हैं, स्कॉट मॉरिसन ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और यहाँ पर ये जो हैं वो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये यूएस प्रेसिडेंट और ये हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। इन्होंने क्वाड ग्रुप के ऊपर जो जिन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया कि अफगानिस्तान की जो सॉइल है उसको टेररिज्म फ्लोरिश के लिए यूज़ ना किया जाए, इसके लिए वर्क करेंगे क्वाड जो लीडर्स हैं। उन्होंने बोला कि अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2593 जो रिजोल्यूशन पास किया गया था 30 अगस्त को, जब हमारा इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उस रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग ही टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन के लिए वर्क किया जाएगा। जो क्वाड ग्रुप्स है वो इसमें हेल्प करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा अगर हम और पॉइंट्स के ऊपर देखें तो किन किन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ, तो मेजर जो पॉइंट है वो डिस्कस किया गया क्लाइमेट पॉइंट्स को लेकर की। अभी ग्लासगो में COP26 मीटिंग होने वाली है, तो उससे पहले ये डिसाइड करने की कोशिश की गई क्वाड ग्रुप के द्वारा कि सभी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो नेशनली डिफाइंड कंट्रीब्यूशंस जो टारगेट लिए थे उनको एक तरीके से उन टारगेट्स को क्लाइमेट एक्शन टारगेट्स भी आप उनको बोल सकते हो, उनको अपडेट किया जाए कंट्री के द्वारा, क्योंकि अभी जो ग्लासगो में मीटिंग होगी उसमें हाँ सभी टारगेट डिसाइड करेंगे। सभी जो अपने एमिशन, इस क्वाड ग्रुप में ये भी एक कॉमन बात बोली गई कि सभी जो कंट्री हैं वो अपने एमिशन टारगेट डिसाइड कीजिए। जैसे कि चाइना ने 2060 जो टारगेट डिसाइड कर लिया है कि नेट जीरो एमिशन होगा हमारे चाइना से। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने 2050 अपना टारगेट डिसाइड कर लिया है। अगर हम मेजरली देखें तो इंडिया ने अभी तक टारगेट डिसाइड नहीं किया है और इसी को लेकर के जॉन केरी इंडिया की विजिट पर भी आए थे। वैक्सीन सप्लाई को लेकर के भी बात की गई है कि कोविड-19 को ग्लोबल लेवल से खत्म करने के लिए हम कोविड-19 की वैक्सीन बनाई जाएगी क्वाड ग्रुप के द्वारा और इसको उन सारे कंट्रीज, पुअर कंट्रीज जो बहुत ही लो इनकम कंट्रीज हैं उनमें इसको सेंड किया जाएगा। ओके, इसके अलावा जो क्वाड ग्रुप है वो इंडो पैसिफिक वाले रीजन के लिए भी वर्क कर रहा है। ऑकस ग्रुप अभी आपने देखा, उसमें जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर वर्क किया जा रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, लेकिन ये बोला जा रहा है कि आने वाले समय में ये जो पार्टनरशिप है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस की जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है वो इंडो पैसिफिक रीजन को भी इफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें अपोजिशन पार्टीज बार बार ये डिमांड कर रही है कि पीएम केयर्स फंड जो है उसके लिए ट्रांसपेरेंसी क्रिएट किया जाए। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि व्हाट इज पीएम केयर्स फंड, ओके, और इसमें पैसा कहाँ से आता है और कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर उसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, साइंस पेज से है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है, देखो पहले तो यहाँ पर वैक्सीन को लेकर के कंपैरिजन किया गया है लो इनकम कंट्रीज या फिर पुअर कंट्रीज और जो डेवलपिंग कंट्रीज। इस आर्टिकल को हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में जो बूस्टर डोज है वो दी जाने लगी है, लेकिन इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि बूस्टर डोज सिर्फ उन लोगों को दी जा रही है या तो उनको बहुत ही क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज हैं या फिर जिनकी एज 65 से एज से ज़्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी पॉपुलेशन को बूस्टर डोज दी जा रही है, लेकिन ऐसी कंट्रीज भी हैं स्पेशली अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जहां पर उनको एक भी डोज अभी वैक्सीन की नहीं मिल पाई है। तो इसको गैप करने के लिए WHO ये चाहता है और कोवैक्स इनिशिएटिव के तहत WHO ये चाहता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर दें इन कंट्रीज को, और इसी को लेकर के जो mRNA वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जल्दी ही अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे, जिसकी वजह से ये सारे लोअर मिडिल इनकम जो कंट्रीज हैं या फिर लो इनकम कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट दिया जाएगा। ओके, यूएस ने बोला है कि वो अपनी फाइजर एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द यूएस टू सेल एन एडिशनल 500 मिलियन डोजेज एट ए नॉट फॉर प्रॉफिट प्राइस फॉर डोनेशन टू लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। और हमारी इंडिया की वैक्सीन मैत्री जो इनिशिएटिव है उसके तहत भी वैक्सीन को ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो बता रखा है कि जिस तरीके से क्लाइमेट ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे कि अभी IPCC की रिपोर्ट हमने देखी और इसमें ये देखा गया था कि सब कुछ चीज़ जो है
जो समर का ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जो विंटर का ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। जब भी बारिश होगी तो हैवी बारिश होगी, जब भी ठंड गिरेगी कोल्ड होगी तो हैवी ठंड होगी। इसकी वजह से मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएगा। जब रेन होगी तो बहुत ही हैवी रेन होगी। मतलब हर जो प्रॉब्लम है वो एक तरीके से डिजास्टर क्रिएट करने की कोशिश करेगी, और ये सारी प्रॉब्लम होगी टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। हमारे ग्लोबल लेवल पर जो एमिशन है वो बहुत ज़्यादा है। आईपीसीसी की रिपोर्ट स्टडी की थी ना, उसमें ये बोला गया था कि सभी एरिया, पहली बार ऐसा हुआ है कि आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है उसमें ग्लोबली लेवल मतलब सेक्टर वाइज कि इस एरिया में क्या इफेक्ट होगा, इस एरिया में क्या इफेक्ट होगा, इसको लेकर के भी डिस्कशन किया गया है। तो इंडिया भी इससे काफ़ी इफेक्ट होने वाला है। और अभी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो आप देख ही रहे होंगे कि सितंबर में ये जो टाइम है जब रेनी सीजन खत्म हो जाता है और एक तरीके से जो खरीफ क्रॉप है उसको काटने का समय आ जाता है। लेकिन इस टाइम जो रेनी सीजन है, अगर हम पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देखें तो रेनी सीजन एक्सटेंड होकर के सितंबर मंथ तक आ चुका है। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ FAQ पेज से है। इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से पॉइंट्स आप पूरे वीक में न्यूज़ में रहे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यूके ने कोविशील्ड को लेकर के बैन लगा दिया था। यूके ने अपने यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ को अप्रूवल दिया था, जिसमें से देखो यूके ने बोला था कि US, यूके और यूरोप में से कुछ कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ को उन्होंने अलाउ कर दिया था कि अगर वहाँ से लोग हम यूके में आते हैं तो उनको अलाउ किया जाएगा। सिर्फ वैक्सीनेशन डोज उनके पास में होनी चाहिए। उन्होंने वैक्सीनेशन डोज अप्लाई करवा रखी हो, लेकिन इंडिया को ये छूट नहीं दी गई। तो इसको लेकर के कंसर्न क्रिएट हुआ कि भाई जो हमारे यहाँ पर जो कोविशील्ड है वो तो आपके साथ में कोलेब्रेशन के तहत ही तो बनाई गई ना। पहले हमने रिलेशन में यही तो बात डिस्कस किया था कि इससे हमारे यूके के और इंडिया के जो रिलेशन है वो मजबूत हो गए, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को, जो भी हमारी इंटेलिजेंसी है उसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है और ग्लोबल लेवल पर जो पेंडेमिक है उसको कर्ब करने की कोशिश की है। लेकिन यूके ने जिस तरीके से बैन लगाया, ये मेजर इशू सामने आया। अगर आप सामने जब यूके से बात करने की, डिस्कस करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बोला कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कोविशील्ड वैक्सीन से। हम वैक्सीनेशन को लेकर के बैन इस तरीके से लगाया गया कि अगर कोई इंडिया से पर्सन वहाँ जाता है, भले ही उसने वैक्सीनेशन अप्लाई करवा रखी हो, लेकिन 10 डेज की क्वारंटीन जो टाइम पीरियड है उसमें उसको रहना होगा। ओके, यूके ने बोला कि हमें कोविशील्ड जो वैक्सीन है उससे कोई परेशानी नहीं है, हमें परेशानी है वहाँ का जो कोविन ऐप है और उससे जो सर्टिफिकेट रिलीज होते हैं उससे, उसको लेकर के उन्होंने कंसर्न क्रिएट की। अब इस आर्टिकल में लास्ट में ये बताया गया है कि ये सारी जो प्रॉब्लम है वो इंडिया और यूके की जो टाइज हैं उनको काफ़ी इफेक्ट करेगा। अभी इंडिया और यूके जो है हमारे यहाँ पर कुछ टॉक्स चल रही हैं, जिसमें हमारे जो टाइज हैं उनको अपग्रेड करने के लिए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, नेगोशिएटिंग ए ट्रेड एग्रीमेंट, डिस्कसिंग कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक एंड करंट कंट्रोवर्सी मेक्स फॉर बैड ऑप्टिक्स। ये जो करंट कंट्रोवर्सी हुई है वैक्सीन को लेकर के, ये इस चीज़ में गलत इफेक्ट डाल सकती है। ओके, इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि देखो कोविड-19 का जब आउटब्रेक हुआ तब इंडिया और यूके ने दोनों ने मिलकर के कोशिश की कि वैक्सीन को बनाए जाए, और ब्रिटिश टेक्नोलॉजी एंड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के तहत जो कोलेब्रेशन सामने आया था उसी का सिंबल था कोविशील्ड वैक्सीन। उसके बाद में भी यूके ने जिस तरीके का जो बैन लगाया है वो हमारे रिलेशंस को काफ़ी इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वैक्सीन एक्सपोर्ट को लेकर के। हमारे इंडिया ने 16 जनवरी से वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया था, 16 जनवरी 2021 से, एक से नहीं 2021 से। इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इसके बाद में ही जस्ट कुछ समय बाद में ही इंडिया ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। हमारे रीजनल कंट्रीज़ और अदर कंट्रीज़ में बहुत सारी वैक्सीन हमने डायरेक्टली फ्री अवेलेबल कराई थी सभी कंट्रीज़ को, और इसको वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके बाद में कोविड की सेकेंड वेव इंडिया को बुरी तरीके से इफेक्ट करती है और वैक्सीन सप्लाई हम बंद कर देते हैं। अब दोबारा से इंडिया ने ये एक तरीके से बोला है, डिक्लेरेशन किया है कि हम दोबारा से अपना जो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करेंगे। इसकी वजह से जो लो इनकम कंट्रीज़ एंड जो लो इनकम कंट्रीज़ एंड पुअर कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन अवेल नहीं हो पाई, उन सारे कंट्रीज़ को वैक्सीनेशन हम अवेल करवाए पाएंगे। ओके,
इस आर्टिकल के अगर हम और बात करें कि किस तरीके से कितनी करोड़ जो डोजेज हैं, कुछ फैक्ट्स यहाँ पर दे रखे हैं। देखो इतने फैक्ट्स जो हैं वो हम याद नहीं कर सकते हैं। कुछ मेजर फैक्ट्स हम याद कर सकते हैं, जैसे वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में। इसके अलावा इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इंडिया ने ये सारी चीज़ें दोबारा वही कैसे स्टार्ट कर लिया, एक बार तो बंद कर दिया था ना। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पर जो कोविड के केसेज हैं वो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी कम आ रहे हैं। ज़्यादातर जो हमारे ओल्ड एज के जो पर्सनस हैं उनको वैक्सीन की फर्स्ट डोज दी जा चुकी है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। जैसे हमारे यहाँ पर सिर्फ पहले कोविशील्ड वैक्सीन थी, फिर कोवैक्सीन आ गई, और अब इसके अलावा तो और भी, जैसे स्पुतनिक वीक, कोर्बेवैक्स, जाइकोव डी, ये सारी वैक्सीन की जो डोज है वो जल्द ही मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। इसकी वजह से क्या लगता है कि हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन का जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इससे हम ग्लोबल लेवल पर हेल्प कर सकते हैं। ये जो आर्टिकल है वो ओकस ग्रुप को लेकर के है। ओकस ग्रुप अभी बनाया गया है यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलकर के। इसमें कोशिश की गई है कि यूके और यूएस जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे सबमरीन को लेकर के। इसको लेकर के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी। पहले ये जो टेक्नोलॉजी है वो फ्रांस के साथ में कोलैबोरेशन था ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन अचानक से सडनली जो है वो एक तरीके से इफेक्ट हो गया। ये जो कोलैबोरेशन था फ्रांस के साथ में ऑस्ट्रेलिया का, उसको ख़त्म कर दिया गया, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो यूके और यूएस की तरफ शिफ्ट हो गया। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इंडो पैसिफिक बैलेंस को एक तरीके से हिलाएगा, शेक करेगा, क्या कुछ परेशानी होगी? देखो अभी तो इस आर्टिकल में इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत यही बोला गया है कि सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस पर्पस के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। आने वाले समय में अगर इसके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, ये अपना एरिया इंक्रीज करता है, तो हो सकता है कि जो अदर ग्रुप्स हैं उनको इससे परेशानी हो। लेकिन अगर हम देखें तो इंडो पैसिफिक वाले रीजन में जो अब ऑस्ट्रेलिया है उसको एक शक्तिशाली, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश करने में इन कंट्रीज़ का, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो हेल्प कर रही हैं, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना है उसको काउंटर किया जा सके। इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड ग्रुप अच्छे से वर्क कर रहा है, और क्वाड ग्रुप में इंडिया शामिल है। इसके अलावा क्वाड ग्रुप में ये भी माना जा रहा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ईयू के जो कंट्रीज़ हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें। और ईयू में जो इम्पोर्टेंट कंट्री है वो फ्रांस आता है, तो फ्रांस को तो एक तरीके से ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है, और फिर बोला जा रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में आकर के फ्रांस आपकी हेल्प करे। तो ये सारी चीज़ें, इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बनना गलत नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बनने के पहले सब कुछ क्लियर होना चाहिए था। लगभग 1 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग होती है फ्रांस के साथ में, लेकिन तब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया जाता है। तो इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस को और बहुत सारे एरिया को इफेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको काउंटर करने की कोशिश किया जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।